प्रोफेसर नामवर सिंह स्मारक व्याख्यान के साथ साथ एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। प्रोफेसर नामवर सिंह ने जन्म दिवस के अवसर पर 2018 में अपना पूरा का पूरा कलेक्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उपहार स्वरूप दिया, जिसमें करीब 7,500 किताबें। उसके साथ साथ अभी कुछ किताबें उनके सुपुत्र विजय प्रकाश सिंह जी ने हमें और दी हैं। इस तरीके से हम कहीं जो हमारी एमिनेंट स्कॉलर्स हैं उनकी मेमोरी में इस तरह के स्मारक व्याख्यान का आयोजन करते हैं। और इसी श्रेणी में ये छठा प्रोफेसर नामवर सिंह व्याख्यान आज आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आज व्याख्यान के साथ साथ हम एक पुस्तक जो कि प्रोफेसर नामवर सिंह के ही लेखों पर आधारित है और उसका संपादन उनके सुपुत्र श्री विजय प्रकाश सिंह जी ने किया है और जिसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है, जिसका कि शीर्षक है नामवर होना न होना, उसका भी आज विमोचन किया जाएगा। मन में हमारे उनके प्रति आदर रहा हमेशा कि वो बेहद पढ़े लिखे, बहुत कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति से हमेशा लैस, उद्धरणों के भंडार थे वे, तर्क के, जरूरत पड़ने पर तो कुतर्क के भी। माने साहित्य में अगर कुश्ती भी है तो जीतने वाले नामवर जी ही होंगे। अद्भुत वक्ता, जो बोले सो लगभग लिखे जैसा सही हो। बहुत सी किताबें उनकी आई हैं, मुझे वो क्यों याद आते थे? उसका कारण यह है कि इस वक्त दिल्ली में एक बंदा ऐसा नहीं है जिससे आप फोन करके बात करें कि ये बतलाएं सर कि ये चीज कहाँ मिलेगी। ये बात संस्कृत काव्य शास्त्र का कोई नुक्ता हो, उर्दू की कोई चीज हो, गुजराती की कोई चीज हो, मराठी की कोई चीज हो, अंग्रेजी की भी कोई चीज हो, हम किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि कोई जवाब नहीं होगा। अकेले नामवर जी थे जिन पर मेरा हमेशा भरोसा था कि यार कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका एक रेफरेंस वो जरूर दे देंगे हमें, और दो एक किताब भी बता देंगे कि ये देख लो। इन दिनों कोई नहीं। यूं भी आपस में बातचीत भी कम करते हैं लोग, पता नहीं क्या छिपाना चाहते हैं। तो एक कारण ये था, तब भी मेरे मन में आया कि यार नामवर जी पर बात होनी चाहिए। उसका कारण है जो मैं अपनी बातचीत के दौरान बताऊंगा, और उनके एक लेख को जरूर कोट करूंगा आपके आगे कि वे हमारे शिक्षक थे। मसलन हमारी क्लास हमने उनकी अटेंड नहीं की, लेकिन उनकी हर चीज़ हमारे लिए पठनीय थी। हम पढ़ते थे, अनिवार्य थे वे हमारे लिए, हम उनको फॉलो करते थे। तो मैं जो बातचीत करने जा रहा हूँ उसमें कुछ आप बीती है और कुछ जग बीती है और कुछ एकेडमिक्स बीती है, साहित्य बीती भी है। मैं तो हाथरस शहर से आया था, आगरा यूनिवर्सिटी से। अचानक नगेन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर बहुत बड़े प्रोफेसर हेड थे, और उनका जलवा ये था कि अगर वे फोन कर दें दयाल सिंह कॉलेज में प्रिंसिपल को कि मैं ये बंदा भेज रहा हूँ, ये आदमी भेज रहा हूँ, इसे अपॉइंट कर लो, तो बिना सिलेक्शन के वो अपॉइंटमेंट होता था। ये ताकत थी उनकी। जब वो फैकल्टी से निकलते थे क्लास लेके, तो आतंक के मारे सारे प्रोफेसर अपने कमरों में बंद हो जाते थे। ये जलवा था उनका, और हमारा झगड़ा हो गया था उनसे। यहां आते ही कुछ ऐसा हुआ कि हमारी राशि और उनकी राशि बिल्कुल 3 और 6 में हो गई। तो नामवर जी हमें उनके विकल्प के तौर पे नजर आए। तब तक नामवर जी जेएनयू में आ चुके थे। तो हमने उनको बुलाया। एक प्रगति नाम की संस्था हम चलाते थे, अशोक चक्रधर उसके सचिव थे। वे आए, हमने कुछ टॉपिक रखा था पाठक वगैरह पे, साहित्य के पाठक। तो आए तो बड़े आराम से आए,
उनके लिए उनका नाम जैसे ही हमारे आर्ट्स फैकल्टी में हमने लिया कि एक कमरा हमें चाहिए, तो कमरा मना कर दिया गया। लेकिन हमारे एक एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी थे सीपीएम के, मैं सीपीएम में था तब, तो उन्होंने रिकमेंड किया, तो हमें टैगोर हॉल मिल गया और वहाँ वो आए। तो उन्होंने जो पहला काम किया वो हमारे टॉपिक को ही निपटा दिया कि क्या टॉपिक लगा रखा है, ये पाठक क्या होता है। श्रीधर पाठक भी थे, फलाने पाठक भी थे, ढिमके पाठक, 50 पाठक गिरा दिए उन्होंने साहित्य के। अब हमने ये सोचा था कि वो आएंगे तो थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हमें लगातार आमने सामने की लड़ाई में थे, लेकिन वो कहाँ माने। फिर हमने एक दिन तय किया कि जरा उनसे मिलते हैं, क्योंकि पीएचडी का टॉपिक चाहिए होता था, तो जरा इनसे बात करते हैं। उनकी किताब आ चुकी थी, कविता की नई प्रतिमा। तो मेरा मन था कि कविता की रचना प्रक्रिया, नई कविता की रचना प्रक्रिया और कोल्ड वॉर पीरियड के भीतर जो आइडियोलॉजिकल वार है उसका जो असर है हिंदी कविता पर, उसके बारे में एक टॉपिक लिया जाए। तो जरा पहला उनसे बात करके, वही विद्वान है हमारे। तो मेरी पहली मुलाकात तीमारपुर के उस एक कमरे में हुई थी जहाँ नामवर जी रहते थे। छोटा सा कमरा था, अलगनी लगी हुई थी, उस पर 2-3 धोतियाँ टंगी हुई थी, कुर्ते टंगे हुए थे, कुछ सूख रहे थे बनियान वो भी गांधी ग्रामोद्योग वाली जेब जिसमें होती है, और वो मिली मुझे। कमरे में सिर्फ किताबें थी, नीचे धरती पर रखी हुई, कोई अलमारी नहीं थी। मतलब पहली छवि में ही ये मालूम पड़ता है कि ये बंदा पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा और कुछ है ही नहीं। वे वहाँ से निकलते थे, पैदल दरियागंज तक आते थे राजकमल प्रकाशन में, जहाँ उनको हर अंक के हिसाब से पैसे मिलते थे। देन वो वहाँ से पैदल ही पैदल जनेऊ जाते थे, वो जनेऊ के एडिटर भी थे। एक तो ये हमारी बातचीत हुई। एक दूसरी बातचीत और हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नगेंद्र वर्सेस नामवर सिंह हमने स्थापित कर दिया, माने दोनों में मुकाबला है। लेकिन कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि वो नगेंद्र जी के साथ साथ घूम रहे। निर्मला जी के घर में नगेंद्र जी भी आए हुए हैं और नामवर जी भी आए हुए हैं। अच्छा, हम इसलिए पहुंचे हुए हैं कि हमें कुछ बात उनसे करनी है निर्मला जी से। तो हमको बड़ी निराशा हुई कि यार जिनसे हम झगड़ रहे थे उनके तो ये दोस्त निकले। लेकिन उनकी पोजीशन वही थी जो पहले भी थी, रस सिद्धांत को लेकर जिसकी चर्चा मैं करूंगा। फिर आई कविता की नई प्रतिमान। हम कलकत्ते में थे और सीपीएम के एक तरह से बड़े फाइटर थे, तो वहीं किताब मिली, तो हमने उसका रिव्यू किया। सामयिक नाम की पत्रिका में रिव्यू किया। रिव्यू एकदम बहुत तीखा था, मैंने मैं उसे अगर कहूँ कि उसे मैं एडिट करना चाहूँगा, बहुत तीखा था, क्योंकि मार्क्सिस्ट जार्गन था उसमें, और इनकी जो स्थापनाएं थी उनके खिलाफ हमने कहा कि ये रिएक्शन डे होगा। उसके बाद में रीगल सिनेमा के ठीक बाजू में जो टी हाउस था उस जमाने में, जहाँ साहित्यकार अक्सर मिला करते थे, ये सन 72-73 की बात होगी। तो मैंने नमस्कार किया उनको। वे रूस जा रहे थे, तो बंद गले का सूट पहने हुए थे, तो उन्होंने मेरा नमस्कार नहीं लिया। मैं हूँ ही नहीं कहीं, ऐसा कुछ उन्होंने एहसास किया। जाहिर है कि मैंने कुछ ऐसा तीखा कर दिया था जो कि ठीक नहीं था। फिर एक मुलाकात हमारी, उससे पहले एक और मुलाकात हुई। हुआ क्या कि जेएनयू के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था कि नामवर जी अध्यक्ष थे, लेकिन उनके जो नीचे लोग थे वो उनसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। उनमें से एक मैडम थी, उनको लेकर के एसएफआई वाले हमेशा नाराज रहते थे, क्योंकि वह पढ़ाने में थोड़ी कमज़ोर थी, या कहें कि छात्रों को वो संतुष्ट नहीं कर पाती थी। तो घिराव कर लिया नामवर जी का। तो मैं सीपीएम के भीतर की बात बता रहा हूँ कि कैसे मिली जुली सरकारें चलती हैं और कैसे आपस में लड़ाइयाँ भी चलती हैं, ये अब भी थी बता रहा हूँ। तो हम लगभग होल टाइमर की तरह से काम करते थे उन दोनों में। मैंने छोड़ दिया, सीपीएम को छोड़ दिया 87 में। तो केपी सिंह का फ़ोन आया ज़हूर सिद्दीकी के पास, जो हमारे सेक्रेटरी थे सीपीएम के। वो आए मेरे पास कि भाई वो नामवर जी का घेराव कर लिया है लड़कों ने, तुम जरा जा करके प्रकाश करत को बोलो कि वो थोड़ा सा इनको ढीला करे। तो मैंने कहा ये तो नामवर जी का घेराव नहीं है, नामवर जी का तो घेराव इसलिए है क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो प्रोटेक्टेबल नहीं है, वो रक्षणीय नहीं है। बोले नहीं, फिर भी तमाशा हो रहा है, बात बिगड़ रही है, अपने ही कामरेड हैं भाई, तुम सीपीएम में हो वो सीपीआई में है, ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया है, तो इकट्ठे लेफ्ट। तो मैं गया जेएनयू, लड़कों से फांदते हुए मैं गया अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा नामवर जी ने कि भाई
देखो ऐसा है, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें निकाल दूं, तो निकालने की प्रक्रिया तुम जानते ही हो कैसी होती है। कोई टीचर किसी को निकाल नहीं सकता। चार्जशीट भी करेगा तो इंक्वायरी होगी, फलाना होगा, ढिमका होगा, सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एकेडमिक काउंसिल में जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब एक टीचर को निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। और ये सब बच्चे जानते थे। तो मैंने आकर के उनमें से किसको कुछ को समझाया, तो ये प्रकाश कर मुझे मिले। तो मैंने कहा देखो भाई, बोले कि नहीं आज शाम तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन शाम तक चलेगा। नामर जी की तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त। मैंने बता दिया उनको, बोले कोई बात नहीं है, सिर्फ यह है कि जो टॉयलेट है वहाँ तक हमारी जाना आना अलाउ कर दिया जाए। तो वहाँ से हट गए लड़के। ये दूसरी मुलाकात थी। तीसरी मुलाकात जो मेरी हुई, जब नामवर के विमर्श में एडिट कर रहा था, एक किताब है जो नामवर जी को लेकर के जो बहुत से लोगों के लेख हैं, और कुछ नामवर जी के भी अंश हैं लिखे हुए के, वो उसमें शामिल है। उसका भी एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि हमारे प्रकाशक महोदय उस वक्त बहुत बुरी हालत में चल रहे थे, शनि की दशा उन पर ज़्यादा थी, वो परेशान थे। तो एक हमारे मित्र थे साहित्यकार, वो आए मेरे पास, गए पचौरी जी आप एक काम करो, नामवर जी पर एक किताब एडिट कर दो, इनके लिए बिक जाएगी। तब वो राजा राममोहन लाइब्रेरी में थे, किताब बिक जाएगी, नाम है उनका, किताब बिक जाएगी तो इसका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। अच्छा, हमारा ये था कि कर देते हैं। तो मैंने इधर उधर किया। उसके बाद में एक बार नामवर जी के घर गया इंटरव्यू लेने के लिए। उससे पहले दो एक पंगे हो चुके थे। उदय प्रकाश ने नामवर जी का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें राजीव गांधी को लेकर उन्होंने कुछ कटाक्ष कर दिए थे। सारे का वो छपने वाला था। अचानक नामवर जी ने कहा कि मुझे दिखाओ। उदय प्रकाश उनके शिष्य थे, वो चले गए उनको दिखाने के लिए। तो नामवर जी ने जो राजीव गांधी वाला हिस्सा था ना, वो थोड़ा एडिट किया। अब उदय ने मुझसे कहा, हम दोनों ने इंटरव्यू लिया था उनके घर जाके, तो हटा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा उदय प्रकाश ये तो ठीक नहीं है, जाएगा तो पूरा जाएगा और नहीं तो नहीं जाएगा। मुदगल उस वक्त एडिटर थे। मैंने मुदगल को बताया तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वो ही रखूँगा। अब छपा वो, तो नामवर जी छटपटाए, क्योंकि राजीव गांधी उन दोनों सर्वा थे। अब उनके कुछ कटाक्ष कमेंट आ गए तो नामवर जी थोड़े, तो मैंने, मेरा मतलब है कि हम जरा सा अटके रहते थे, वो थोड़ा सा कुशलता के साथ रास्ते बनाते थे, लेकिन अपनी जो बेसिक ज़मीन थी मार्क्सवाद की वो नहीं छोड़ते थे, उसमें वो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे प्रगतिशीलता की ज़मीन को। तो मैं जब किताब के लिए गया उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो विजय जी की मदर वहाँ थी, जिनको हमने बहुत कम देखा था। जब चाय की बात कही गई नामवर जी के द्वारा, तो चौके से ही बड़ी एक बहुत तीखी, बड़ी खरी आवाज़, एकदम बड़ी तीखी आवाज़ आई, हाँ बनाते हैं। अब पता नहीं, मेरी आवाज़ तो उस तरह से नहीं हो सकती, वो क्या कमाल की आवाज़ थी। तो पहला परिचय, तो नामवर जी मुस्कुराए। उनका वो एक खास नाम लेते थे, देवता। देवता कुपित न हो, ध्यान रखना। नहीं, कुछ यही भाव था उनका कि भाई थोड़ा सा। वो आई, चाय दी उन्होंने, बड़ी शालीन महिला। इंटरव्यू लेते लेते जब बातचीत खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि पचौरी कभी कभी आ जाया करो शाम को। अच्छा, मेरी आदत में यह है कि मैं कहीं किसी के पास में बेकार से नहीं जाता, कोई काम हो तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बोले बहुत अकेलापन लगता है। तो मैंने कहा भाई देखिए, आप शिखर पे हैं तो अकेले तो होंगे ही, अकेले शिखर पे तो कोई दूसरा आता नहीं। बोले नहीं, कभी कभी आ जाया करो। उसके बाद जब हम कॉलम लिखने लगे, राम बहादुर साहब वहाँ एडिटर थे, एडिटोरियल थे, तो वो बोले कि भाई तुम अपनी ये जो टिप्पणियाँ लिखते हो, इनका एक बेस्ट जो संकलन निकालो। करीब एक छोटी सी किताब तैयार करो। पीछे आगे आगे तक पड़े रहे मेरे पीछे, मैंने निकाली नहीं। उसके बाद में अचानक एक दिन प्रभाष जी का फोन आया मेरे पास, सर उन दिनों बाबरी मस्जिद तोड़ी जा चुकी थी,
और लिबरलाइजेशन बड़े जोर पे था। ये दोनों चीज़ इकट्ठी चल रही थी। और फिर जातिवादी विमर्श भी शुरू हो गया था रिजर्वेशन का आसपास ही। तो एक दिन प्रभात जी का फोन आया। प्रभात जी मुझे पंडित कहते थे सर। अच्छा पंडित, ये बतलाओ नामवर सिंह कैसा आदमी है? तो मैंने कहा सीपीआई के आदमी रहे हैं हमेशा और प्रगतिशील मूल्यों के आदमी हैं। नहीं, ये बतलाओ कम्युनिस्ट है तो अटकेगा, मैंने अगर कोई पंगा लेते हैं तो अटक जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने देखिए नामवर जी अटकेंगे नहीं, नहीं अटकेंगे, वे अनुकूल चलेंगे लेकिन अपने सोच को नहीं छोड़ेंगे। बोले तब तो चलेगा। तो उन दोनों की यूनिटी होगी साहब। दोनों ही पता नहीं कब से एक दूसरे के निकट आने के चक्कर में थे। उन्होंने बाकायदे टटोला के क्या है नामवर से, कई और लोगों से भी पूछा होगा, मंगलेश से भी पूछा होगा, तो सब दोनों की यूनिटी हो गई। अब प्रभात जी को अचानक सूझा कि नामवर जी 75 के हो गए हैं तो उनका एक 75वां मनाया जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा बना लीजिए साहब, कि राजकमल वाला तैयार है। तो उन्हीं के दफ्तर में हमारी मीटिंग हुई जिसमें मैं था, प्रभात जी थे, नामवर जी भी आ गए थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि 75वां कैसे मनाना है। तो हमने कहा पहला सेमिनार, पहला सम्मान हम दिल्ली में करेंगे और उसका एक मानक बना देंगे कि जहां से भी कोई सम्मान करना चाहे नामवर जी का, जिस शहर से भी, वो पहले एक चिट्ठी राजकमल को भेजेगा जिस पर हम वीकली चूंकि आते जाते हैं इसलिए हम उस पर विचार करेंगे। और उसका एक स्टैंडर्ड ये था कि वो इतने पर्चे छपवाएगा, इतने पोस्टर लगवाएगा, ये करेगा वो करेगा, तब जाकर के ये चलेगा। तो कुछ दिन तो ये चला। उसके बाद में नामवर जी स्वयं ही जाने लगे। चिट्ठी आती, फोन आता, चल देते। एक मीटिंग में मैंने उनसे कहा, सर ये ठीक नहीं है, मैंने आपको ये शोभा नहीं देता। बोले भाई क्या बताएं, पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने फिर जाना बंद कर दिया था। उसके बाद वो क्या हुआ आगे पता नहीं। तो मेरी उनसे हमेशा एक लव हेट रिलेशनशिप रही। आदर मेरे मन में रहा, प्यार मेरे मन में रहा, लेकिन थोड़ी सी हिचक भी। हेट का मतलब ये नहीं था मैं उनको कोई घटिया बताऊं ना, वैचारिक रूप से हमें लगता था कि हमारा झगड़ा है उनसे, उस अर्थ में। मगर उस जैसा पढ़ने लिखने वाला, किसी भी विषय पर एकदम अलर्ट माइंड से, हर वक्त लाइब्रेरीज में रहने वाला, और अगर आपके पास में कोई नई किताब आई है तो वो किताब नामवर जी ले जाएंगे कि भाई दिखाना वो कहाँ है। आपने दिखाई और वो गई, वो लौट के वापस नहीं आनी है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। एक दिन आके सुबह हमारे एक कम्यून चलता था मेरे घर में, टैगोर पार्क में, मॉडल टाउन के पास में। एक दिन बिल्कुल सुबह सुबह आया, ठंड थी, जोधपुर में थे शायद वे तब हेड। बोले कि यार वो उत्तरार्ध की वो कॉपी निकालना जिसमें तुमने नागार्जुन की वो कविता छापी है, जले ठूठ पर बैठकर गई कोयलिया कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की। 4 लाइन की कविता है। मुझे वो एज इट इज चाहिए, मुझे वो कविता। तो एक पत्री से पत्रिका हम लोग निकालते थे, छपी हुई थी, उसके फ्रंट पेज पे छपी हुई थी, और बंदूक के नोक पर एक बैठी हुई थी, कोयल बैठी हुई थी, ऐसा हमने चित्र बनाया था। उन्होंने ली। उस जमाने में लॉन्ग मार्च पर, माओ की लॉन्ग मार्च पर एक किताब आई थी जैकोब्सन की, वो उनको नजर आ गई। मुझे पचौरी इसे दो पढ़ने को, और लौट कर नहीं आई भाई साहब। और लोगों ने कहा कि भाई नामवर जी के हाथ अगर किताब लग गई तो समझ लो वो गई, क्योंकि वो उसे छोड़ेंगे नहीं, अपने घर ही रखेंगे। इस मामले में वो अद्भुत थे। माने ज्ञान के पिपासा उनके पास थी बहुत गहरी,
और इतना अलर्ट आदमी मैंने मार्क्सिस्ट स्कूल में कोई नहीं देखा, जो बिल्कुल लेटेस्ट नए से नए विचार को, नई से नई किताब को, नए से नए लेख को जानता हो, उसके मूल भाव को पकड़ता हो। और जाहिर है कि स्मरण शक्ति तो उनकी बिल्कुल अद्भुत थी। जो आज हमें वो, मुझे तो बहुत याद आते हैं। उसका कारण ये है कि यार इस वक्त न तो कोई वक्ता है हिंदी में, और श्रोता तो है ही नहीं। श्रोता मोबाइल में लगे रहते हैं, वक्ता के पास कुछ है नहीं कहने को। तो वो जो माहौल था, जो कल्चर थी, जो उन्होंने बनाई, वो अब नहीं है। मगर एक चीज है ना, एक नामवर जी के जाने के बाद में छोटे छोटे सैकड़ों हजारों नामवर सिंह पैदा हो गए हैं। वे उतना मार्क्सवाद जानते हैं जितना नामवर जी ने सिखाया। समाज, साहित्य में समाज ढूंढना है, समाज में वर्ग संघर्ष ढूंढना है, वही प्रगतिशीलता ढूंढनी है। ये जो एक मुहावरा है कि साहित्य की प्रासंगिकता क्या है और साहित्य की भूमिका क्या है, ये मार्क्सिस्ट स्कूल के मुहावरे हैं। संस्कृत में साहित्यकार की भूमिका नहीं पूछी जाती, कोई नहीं पूछता, लेकिन मार्क्सिस्टों ने पूछा भूमिका क्या है तेरी, तू किधर है। तो वो उस भूमिका को लेकर के आज सैकड़ों छोटे छोटे नामवर सिंह मौजूद हैं। आप कोई रिव्यू पढ़ लीजिए, हर आदमी कमिटेड है। आपको कोई भी रिव्यू पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, मैं कमिटेड आदमी हूं, मैं प्रासंगिक आदमी हूं, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी हूं, वगैरह वगैरह आ गया। अब इसमें कुछ मोदी जी का भी रोल हो सकता है, कुछ नामवर जी का भी। एक प्रश्न मेरे आगे आता है कि नामवर जी अपने समकालीनों से, मैं अक्सर उनको कहता था वो हिंदी साहित्य के अमिताभ बच्चन हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अपने वक्त के तमाम तरह के हीरोज को क्रॉस करता हुआ, बल्कि उनको किनारे करता हुआ आगे निकल गया, और 50 साल से, ये 70 साल से नायक थे। इनके समवयसी जितने आलोचक थे, उनमें से कुछ आज भी हैं, वो क्यों नहीं आगे जा पाए। और नामवर जी क्यों बन गए, उसका कारण जाहिर है कि आप खुद जान सकते हैं। एक तो उनकी अध्ययनशीलता, स्मरण शक्ति, विश्लेषण क्षमता, और एक डिस्कर्सिव लैंग्वेज, वो नामवर जी के पास थी। मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको। नामवर जी 3-4 तरह से कम्युनिकेट करते थे। फोन पर वो बहुत कम बात करते थे। आप फोन कीजिए तो वो एक दो सेंटेंस बोल के, ये आपको कुछ जानकारी चाहिए, वो फलानी जगह मिलेगी, आगे खुलेंगे नहीं भाई साहब। वैसे आप गप मारते रहिए। 3-4, तो एक तो यह है कि बहुत कम बोलना, लेकिन जब मिलेंगे गोष्ठीबाजी करना, डिबेट के भीतर रहना हमेशा, मतलब बहस को तैयार करना, बहस को जगाना, बहस के भीतर करना, बहस को मारना, बहस को ले जाना अपने साथ। तीसरा था सामने बैठी हुई ऑडियंस के मूड के हिसाब से बात करना। तो ये समझ उनमें अद्भुत थी। कई ऑडियंस पटना में है तो क्या चाहती है, रायपुर में है तो क्या चाहती है, दिल्ली में तो क्या चाहती है, उदयपुर में है तो क्या चाहती है। इस मामले में उनका जवाब नहीं था कोई। वो लगभग आमिर खान की तरह थे, जो पहले ही जान जाते थे कि भाई ये फिल्म अगर नहीं चलेगी तो इसको थोड़ा बदलना है, थोड़ा बदलना है। और चौथा तरीका था आंखों में आंखें डाल के बात करना। आप आश्चर्य करेंगे, हम हिंदी एकेडमी में थे, मैं भी था, निर्मला जैन जी थी, नामवर जी थे, विजय मोहन सिंह साहब उसके सेक्रेटरी थे। आखिरी मीटिंग थी हमारी, मैंने लगभग हमारी कमेटी सांस ले रही थी अंतिम, क्योंकि बीजेपी जीत के गई थी। मदन खुराना साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, तो सब बदल जाना था। तो हमने कहा भाई मीटिंग कर लेते हैं, जिसको इनाम देना है दे देते हैं, शलाका किसी को देना दे देते हैं।
तो हुआ क्या कि उन्होंने विष्णु खरे जी को अनुवाद का सम्मान दिया और शलाका के लिए पता नहीं किसको सोचा। तो मैंने कहा सर मैं सुझाऊं, बोले हाँ। मैंने कहा आप कृष्णा सोक्ति जी को दे दीजिए। बोले अरे भाई क्या कर रहे हो? मैंने देखिए मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। मैंने मदन लाल खुराना हो चाहे कोई खुराना हो, अगर आपको एक कोई निगेट करने वाला बंदा चाहिए तो वो कृष्णा सोक्ति जी हैं। जब मदन लाल खुराना जी बुलाएंगे तो ये मना कर देंगी, अकेली यही है जो मना करेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। और यही हुआ। लेकिन जब मैंने नाम दिया तो निर्मला जैन का मुंह बन गया, जयवंत सिंह का, उन लोगों ने सोचा हुआ था कोई और नाम। मैंने अचानक अपनी बात कहकर फिर मैं उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो नामवर जी का तरीका यह था, सुधीश डॉक्टर साहब आंखों को ठीक कीजिए, इतना तो मैं भी गुर्रा सकता हूं। मैं जो कह रहा हूं उसका मर्म समझिए। कृष्णा सोक्ति ही सही नाम है और आप देखेंगे कि वो आपके पॉलिटिकल हित में गया। ठीक वही हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा तो कृष्णा जी ने फौरन मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी। तो वो कई बार जब बातचीत करते थे ना, तो बातचीत में पूरा उनका पूरा एक जैसा ना बॉडी पूरी की पूरी बोलते थे उनकी। इस मामले में वो बहुत कमाल के आदमी थे। जो लोग पीछे रह गए उनमें अनेक लोग हैं। वो क्यों पीछे रह गए? कि वो उनसे डरते थे। नामवर जी से, नामवर जी सामने पड़े तो सब बिल्कुल यूं बड़े से बड़ा, वो एक ही व्यक्ति के कायल थे, विजय देवनारायण शाही। उनके आर्गुमेंट्स को लेकर के वो अक्सर अपनी किताब में उन्होंने बार बार उसे कोट भी किया है। और उनकी एक रणनीति थी लिखने की, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे वे, जो मुझे बड़ी दुर्लभ है ये चीज कि अगर नगेन जी को पटकना है तो आज्ञे को ले आओ, आज्ञे को पटकना है तो रामविलास शर्मा को ले आओ, रामविलास शर्मा को पटकना है तो धर्मवीर भारती को ले आओ, और इन सबको ठीक करना है तो शाही जी को ले आओ। अपना आर्गुमेंट कोई नहीं दे रहे, दूसरों के ही वकीलों के आर्गुमेंट ले लेकर के वो एक पूरी की पूरी केस खड़ा कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये नई कविता के नए प्रतिमान में ये बड़ा स्पष्ट है। औरों में ये ताकत नहीं थी, जो मश्क थी उनकी, जो मेहनत थी उनकी, उतनी मेहनत किसी में नहीं थी, उनके समकालीनों में किसी में नहीं थी। अंतिम बात कहूंगा इसी प्रसंग में फिर मैं आऊंगा न होना नामवर का क्या है। ये दूरदर्शन में शरद जज्जी थे, वो एक आर्काइवल चीजें बना रहे थे। रामविलास शर्मा जी का एक इंटरव्यू था जो होना था, और नामवर जी उस इंटरव्यू को लेने वाले थे। शरद जी का मेरे पास फोन आया कि यार वो एक बात बताओ पचौरी, ये नामवर जी, पत्रिका में जाना था, वो नामवर जी एंड टाइम पे मना कर रहे हैं इंटरव्यू लेने से। हमने गाड़ी बुक कर रखी है, शूटिंग स्लॉट बुक कर रखा है, कैमरे बुक कर रखे हैं, अगर आज नहीं हुआ तो फिर ये नहीं हो पाएगा। दूरदर्शन की ब्यूरोक्रेसी थी। तो क्या तुम इंटरव्यू कर सकते हो? मैंने भाई जो नामवर जी कर सकते हो मैं कहाँ कर पाऊंगा, ऐसे भी अपनी रामविलास जी से अपना स्कूल जमता नहीं। अरे यार कर लोगे तो मैंने एक काम करो, अर्चना वर्मा जी को भी साथ ले लो, एक महिला हो जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। वो मेरे दिमाग में यूँ था कि रामविलास शर्मा अचानक बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकेंगे तब महिला के सामने। तो उनका तब तक उनका एक लेख 5 जन में छप चुका था। रामविलास जी का एक लेख 5 जन में छप चुका था। वो आर्यों की सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, वेदों पे लिख रहे थे, आर्य भारत के ही थे, ऐसा उन्होंने स्थापना भी की। तो हम दोनों गए, बातचीत होती रही रामविलास जी से। अचानक मैंने कहा कि देखिए जो आपने लिखा है 5 जन्य में, आपकी जो पोजीशन है आर्यों पर
वो लगभग आरएसएस की ही है, और आप अपने को कह रहे हैं कि ये तो बड़ा फासिस्ट है, फलाना है, ढिमका है, तो वो अचानक रुक गए। चेहरे पर क्रोध आ गया, और ताकतवर तो थे उस उम्र में भी, पहलवान थे, और मेरे कंधे पर जोर की धौल मारी, तुम बड़े शैतान हो। फिर उन्होंने क्रोध अपना अचानक कंट्रोल किया। मैंने सर डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, मैं तो आपकी बात के बारे में बात कर रहा था। हिंदी को लेकर के भी आपकी लगभग वो पोजीशन है जो राहुल साकरतायन की थी, जिनको आपने जीवन भर कूटा। तो वहाँ काफ़ी तनाव हो गया था। शाहदल ने कहा चलिए ऐसा है, अभी लंच करते हैं, उसके बाद दूसरा टुकड़ा लेंगे। तो वो बात संभल गई। नामवर जी डरते थे, अकेले एक आदमी से, वो थे रामविलास शर्मा। वो क्यों करते थे मैं नहीं जानता, लेकिन वाकई ये बच्ची की तरह से नामवर जी अगर किसी के सामने हो सकते तो रामविलास शर्मा के सामने हो सकते थे। जेएनयू में रशन सेंटर में एक सेमिनार है, रामविलास शर्मा को नामवर जी ने बुलाया है। वो वेदों पर काम कर रहे हैं, तो बोले मैं तो वही बोलूंगा जो जिन पर काम करता हूँ। वो किसी और टॉपिक पर नहीं बोला करते थे, जिस टॉपिक पर वो किताब तैयार कर रहे होते थे उसी पर बोला करते थे। अब हुआ क्या कि नामवर जी पान के शौकीन, तंबाकू वाले पान के पूरा रहता था उनके पास। तो नामवर जी ने दबा लिया और बैठे हुए हैं, गोष्ठी भी शुरू नहीं हुई है, नामवर जी को ही शुरू करनी है। तो केदार जी आ गए शायद, तो केदार जी ने इंट्रो किया वगैरह वगैरह किया। अब वो पान था मुंह में, घुलता रहा, और रामविलास शर्मा जी देख रहे हैं बार बार, चेहरा लाल हो रहा है उनका, क्योंकि थूकने नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने धौल मार के कहा नामवर जी से, जाओ पहले थूक के आओ। वो बच्चे की तरह से उठ के गए, थूका और आ गए। और इस लेवल का था, मतलब ये अच्छे स्कॉलर की पहचान है। ये शायद ऐसी तमीज़ें हमारे वक्त में नहीं है, हम इतना ख्याल नहीं कर पाते अपने सीनियर्स का, लेकिन ये सीखने की चीज़ें थी। नामवर जी से पहले 2 ही विधाएं, पॉपुलर विधाएं थी हिंदी साहित्य की, कविता और कहानी। दोनों पर ही नामवर जी ने रखा। उन्हें हिंदी साहित्य के नाम पर या तो कवि माना जाता था या कथाकार माना जाता था, आलोचक नहीं माना जाता था। आलोचक तो पीछे आता हुआ, थोड़ा सा चमड़ डुलाता हुआ, थोड़ा मेकअप करता हुआ, तारीफ करता हुआ, गुण दोष बताता हुआ थर्ड पार्टी होता था। ये नामवर जी की सिफत थी कि उन्होंने आलोचना जैसी विधा को मेन स्ट्रीम कर दिया। मेन स्ट्रीम, कभी कोई कम सुनने आएंगे, कभी की कविता सुनने नहीं आएगा भले ही एक बार के लिए, लेकिन नामवर जी को सुनने जरूर जाएंगे लोग। कहानी तो खैर पाठ का विषय ही नहीं है, लेकिन अगर कहानी पर कोई गोष्ठी भी हो, कोई कथा पढ़े भी, तो उतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन नामवर जी के भाषण को सुनने आए। ये जो डिस्कोर्स को, यानी जो बातचीत है, जो आलोचना का तरीका है, उसको एक ऐसी भाषा में ढाल देना जो सरल है, सबकी समझ में आ रही है, और आलोचना जो आनंद भी दे रही है, आलोचना जिसमें रस है। आप रामविलास जी की आलोचना पढ़ लीजिए, महावीर शाह द्विवेदी जी की पढ़ लीजिए, नंदुलाल वाजपेयी जी की पढ़ लीजिए, नगेंद्र जी की पढ़ लीजिए, हजार प्रसाद द्विवेदी बहुत लालित्य है, तो लालित्य के धनी है, लगभग वही चीज़, लेकिन उसमें थोड़ा सा और पानी लगा के उसे एक मनोरंजन का विषय बना देना, मजाक का विषय बना देना, उसमें चुटकुले डाल देना, और वो आर्गुमेंट के साथ चल रहा है पूरे के पूरे। ये नहीं है कि वो नॉन सीरियस बात हो रही है। तो इस लेवल पर आलोचना को एक पॉपुलर विधा में बदल देना, ये अकेले नामवर जी की ताकत है। मैं कोई और आलोचक उसके बराबर पाता ही नहीं। ये मेरी समझ है, हो सकता है आप में से अनेक असहमत हो इससे, लेकिन जिस लेवल पर बातचीत का विषय बना देना आलोचना को, उनके एक कमेंट से पूरा हिंदी साहित्य हिलता रहता था 6 महीने कि ये कह दिया उन्होंने, ये कह दिया उन्होंने। ये क्या चीज़ थी? वो एक ऑथेंटिक ऑथर थे। फुको ने कहा है, हमारे बहुत बड़े चिंतक है फ्रेंच के, ऑथर क्या है? लेखक। लेखक में वो ताकत नहीं है जो ऑथर में है। ऑथर माने अथॉरिटी, अथॉरिटी माने ताकत। तो वो सच मानी में ऑथर थे, जो अपनी बात को नीचे तक ले जाते थे, और अगर वो डिबेट भी है तो उस डिबेट में भी निकालते थे चीजों को।
तो इस नज़र से मेरा कहना है कि ये जो नीचे तक ले जाना, ये बड़ी बात थी। उनकी कई किताबें हैं, आपने सब देखी होंगी। कहानी नई कहानी में उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को पहली नई कहानी कहा है। और उसके बाद में निर्मल जी से उनका लगातार 3-6 का मामला रहा। रिएक्शन ही जैसे हो गए थे निर्मल वर्मा, आगे भी उनके लिए रिएक्शन नहीं थे। आखिरी दिनों में वो बराबर कहने लगे कि नहीं, आगे पर बातचीत करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा उनको रिव्यू होने लगा था, उनको लगता था कि हमें कुछ बदल देना चाहिए। एक जो कमाल का काम किया उन्होंने, और मैं कहूंगा कि ये नामवर जी की नामवरियत है, उनकी ताकत है, जो बड़ा शुरुआत में बड़ी निंदनीय बनी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसमें कुछ ताकत अपनी है। वो है कविता के नई प्रतिमान कविता, ये किताब है समीक्षा की, जिस पर उनको एकेडमी मिला। जिसे भी मैंने जब जब कहा उनसे कि सर आपकी सबसे बेहतरीन किताब वही है, तो नहीं बहुत ख़राब किताब है। वो हमेशा कहता खराब किताब। कारण क्या है? उन्होंने उसकी भूमिका के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि मार्क्सवादी आलोचना ने रूप का तिरस्कार किया हमेशा। कविता की जो फॉर्म है उसको महत्व नहीं दिया, हमेशा उसको रिएक्शनरी बताया, घटिया बताया। मैंने इस पुस्तक में रूपवाद को और उसके कुछ अच्छे तत्वों को लेकर के मार्क्सवाद को थोड़ा रिच करने की कोशिश की है, थोड़ा संपन्न बना। यानी मैं कर तो मार्क्सवाद की सेवा रहा हूं, लेकिन जरा सा ब्यूटिशियन की तरह से कर रहा हूं, थोड़ा ब्यूटीफाई कर रहा हूं उसे। ये दूसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने जोड़ा। मैंने उसकी बहुत खराब आलोचना की थी, मैं मानता हूं। जब उन दिवंगत हो गए तो अगले वर्ष 1 साल गुजर गया था। और ध्यान दीजिए सर, आप तो नामवर जी को याद कर रहे हैं, किस मुंह से मैं आपकी तारीफ करूं? कोई नहीं है ऐसा जो नामवर जी का नाम भी ले। थोड़ा बहुत हिंदी के चारों तरफ नजर हमारी भी रहती है। जिस संस्थान को उन्होंने ताकत दी, बढ़ाया, जिस पत्रिका को उन्होंने एडिट किया, उनके दिवंगत होने के बाद मैं उम्मीद करता था कि साल भर होगी तो कम से कम एक आर्टिकल नामवर जी पर होगा। नहीं हुआ। विजय जी, जिस पत्रिका को मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सींचा, बेस्ट से बेस्ट आलोचकों से लिखवाया, जो अपने आप में कीर्तिमान है, उसमें एक पेज नहीं था नामवर जी के स्मरण पर। तो अभय दुबे ने मुझसे कहा कि यार प्रतिमान का अंक निकल रहा है बचौरी, एक आर्टिकल लिख दो नामवर जी पर याद करने के लिए। तो मैंने कविता के नए प्रतिमान को फिर दोबारा पढ़ा थॉरली, करीब 30 पेज का लेख मैंने लिखा। तो मैंने पाया कि नहीं भाई, जो मैंने जातियां की थी वो अबोधपन में की थी। मेरा मार्क्सवाद को लाठी वाला मार्क्सवाद था, मामला कुछ अलग है। इस नजर से मैं कहता था कि ये किताब आपकी बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने लिखा है इसमें, किताब की भूमिका में लिखा है कि स्क्रूटनी वाले, इंग्लैंड में एफआर लीविस स्क्रूटनी वाली पत्रिका निकालते थे, उस एक पत्रिका ने मार्क्सवादी आलोचना को किनारे कर दिया और रूपवाद को स्थापित कर दिया। मैंने यही काम किया है, लेकिन मार्क्सवाद को संपन्न करने के लिए। मगर एक चीज हो गई, और मार्क्सवाद इतना ज्यादा हो गया हिंदी साहित्य में कि जो साहित्य शास्त्र है संस्कृत का, वो एकदम किनारे हो गया। कविता के नए प्रतिमान में नगेंद्र जी को उन्होंने ठोका अच्छी तरह से, आगे के जरिए ठुकवाया है, और पता नहीं किसके जरिए ठुकवाया, खुद ही ठोकते थे, एक आध वाक्य कह देते थे कि ये रहा भाई सिद्धांत का टोटल, ये रहा, ये मसाला है। मैं सुनता हूँ, शैलेश जी बता रहे थे कि उन्होंने नोट्स ले रखे थे, वो पढ़ाते थे तो संस्कृत का शास्त्र के बारे में बताते थे।
तो जितने टुकड़े उनके हैं उनकी किताबों में, वो बड़े सटीक टुकड़े हैं। उद्धरण के में मास्टर थे, सटीक उद्धरण देना और उद्धरण को एक तरह से कभी कभी गोली की तरह से इस्तेमाल करना दूसरे के खिलाफ। अगर कोई सीखना चाहे तो नामवर जी के प्रोज से सीख सकता है। वो एकदम गजब था उनमें। तो उन्होंने अभिव्यंजनावाद को लेकर के उदाहरण दिए हैं, उन्होंने वक्रोक्ति को लेकर के उदाहरण दिए हैं। बल्कि जो कविता के नए प्रतिमान का जो दूसरा संस्करण है उसमें जो समर्पण पेज है उसमें वक्रोक्ति के ही 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। वक्रोक्ति की तरफ क्यों गए? वक्रोक्ति क्या है? भाषा के भीतर खेल है। और मैं तो बार बार कहता हूं, अलंकार, रस सिद्धांत, इन सब में जो भावक है वो समाज का ही आदमी तो है। तो अलग से समाज लाकर क्या करोगे तुम? वो सामाजिक है, समाज उसके भीतर है। यानी रूपवाद जो पश्चिम में बहुत बाद में आया, हमारे इन 5 सिद्धांतों में रूपवाद है। और रूप में ये नहीं है कि समाज ना हो, समाज में जाने की बार बार जरूरत नहीं है, उसके भीतर ही है जो कुछ है ना। ये चीज संरचनावाद ने, शास्त्री ने बहुत बाद में कही, पाणिनि ने तो बहुत पहले कह दी, जिसकी एक कारिका पर उन्होंने रिसर्च की और नोबेल मिला। दूसरी कारिका पर रिसर्च की संस्कृत पर तो नोम चॉम्स्की को मिल गया। और हमने क्या किया? हमने उसे निपटा दिया। और हमारे बहुत पराई चीज है। इसीलिए राधा वल्लभ त्रिपाठी से उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी आखिरी दिनों में। वे संस्कृत के काव्य शास्त्र को अच्छी तरह से फॉलो करते थे, खूब ज्ञानी थे, लेकिन उसमें कलम नहीं चलाई। उसका कारण क्या था कि भाई मार्क्सवादी क्या कहेंगे, पार्टी वाले क्या कहेंगे, जा रहा है उधर की तरफ। ये जो चीज थी ये खासी उनको दिक्कत करती थी। अब मैं उनकी एक टिप्पणी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। जिस आलोचना की हम बात कर रहे हैं, अगर मार्क्स में जाएं, यानी मार्क्स को पढ़ें, तो हीगल के प्रॉपर्टी राइट्स की क्रिटिक लिखते हुए मार्क्स ने एक वाक्य कहा है, द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल क्रिटिक। यानी धर्म की आलोचना से ही सारी आलोचना शुरू होती है। लेकिन भाई साहब, एक मार्क्सिस्ट ने धर्म की आलोचना नहीं की डायरेक्ट। और स्वयं नामवर जी ने जिस टिप्पणी को मैं पढ़ूंगा उसमें लिखा है उन्होंने ये बात। मैं उस लेख को पढ़ता हूँ आपके सामने। ये भाषण है उनका बनारस का, जिसमें वो आलोचना कर्म के बारे में बता रहे हैं। आलोचना कर्म पर बोलना सबसे बोरियत का काम है। आलोचना क्या है, कैसी है, इस पर सबसे ज़्यादा बोरियत से भरा भाषण दिया जा सकता है। कहते अगर यहाँ कुछ रचनाकार होते हुए बोलते रहते तो उतनी ऊब नहीं होती, लेकिन आलोचक जब अपने आलोचना कर्म पर बोलने लगता है तो वो गोष्ठी महाऊब में बदल जाती है। और मैं बहुत घबराता हूँ इससे। बुलाया था उनको आलोचना पर ही बोलने के लिए, तो इंट्रोडक्शन में वो कह रहे कि भाई आलोचना पर बोलना अच्छा काम नहीं है। अब वो आते हैं बिल्कुल 21वीं शताब्दी पे। सच्चाई ये है कि 20वीं सदी के अंत में जहाँ हम खड़े हैं, इससे पहले पूंजीवाद की कल्पना कर रहे थे कि समाजवादी तंत्र के सामने इसका तेज धूमिल पड़ेगा, मध्यम पड़ेगा, यह कमजोर, यानी पूंजीवाद कमजोर हो जाएगा समाजवाद के आगे, यह कमजोर होगा, टूटेगा और विकल्प के रूप में अपेक्षाकृत अधिक मानवीय समाज बनेगा, जो भले ही बिल्कुल समाजवादी न हो। वर्ण समाजवाद के लक्ष्य और व्यवहार में समाजवाद ने अब तक जैसी व्यवस्था कायम की है उसकी बुराइयों को छोड़कर और लोकतांत्रिक समाज की अच्छाइयों को लेकर एक विकल्प के रूप में उभरेगा। और यह विकल्प शायद तीसरी दुनिया के जो देश कहे जाते हैं उन्हीं के बीच से निकलेगा और विश्व मानवता के इतिहास के विकास में एक नया चरण होगा। ये सोचा करते थे मार्क्सवादी। ऐसा ख्याल था, ऐसा सपना था, हम पालते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत पर हम देख रहे हैं कि समाजवाद नष्ट हुआ या किया गया, और वो पूंजीवाद जो डावाडोल था, संकटों से घिरा था, अपेक्षाकृत संकट मुक्त और स्थिर दिखाई दे रहा है। फिर बताते हैं कंज्यूमर कल्चर डेवलप हो गई है। मार्क्सवाद के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ एक मिसप्रिंट भी हो गया है, गोगोल लिख दिया गया है गोएबल्स की जगह, जो मैंने निशान लगाया इसमें। मैंने वो कह रहे हैं कि भोगवाद ज़्यादा है, KFC है या पेप्सी कोला, मतलब वो एक कमेंट्री कर रहे हैं कंज्यूमरिज्म पे जो उस ज़माने में उभर रहा था।
यानी वो रिलेट कर रहे हैं सोसाइटी से। ये कह रहे हैं फिर आगे वह यूं कि जब सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है तो सभ्यताओं में एक महाभारत होता है और सारा अतीत नष्ट हो जाता है, एक नई सभ्यता बनती है। यह परिप्रेक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए रचना कर्म पर, आलोचना कर्म पर विचार करते समय। मैं ये नहीं कहता कि इसी पर आप लेख लिखें, फिर मेरे ऊपर कृपा किया उन्होंने। मैं नहीं कहता कि आप इसी पर लेख लिखें, वैसे सुधीश पचौरी आपके इस लिखने पर मौका भी नहीं छोड़ेंगे, वैसे कुछ लोग इसका भी धंधा कर रहे हैं, भाई मेरे ऊपर ही कमांड कर रहे हैं पूरा का पूरा। मैं यह भी कहूँगा कि 20वीं सदी के सबसे बड़े संकट का धंधा भी किया जा रहा है और किया भी जाना जरूरी है, ऐसा लगता है। फिर पाल गोमरा के स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी की बात की है उन्होंने। फिर वो आते आलोचना कर्म कठिन होता जा रहा है। शमशेर का एक शेर पढ़ते हैं, हकीकत को लाए तखय्युल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। आज तखय्युल के भीतर हकीकत का तक पहुंचना और ठीक ठीक देख सकना कठिन है। आज की राष्ट्रीय छवियां ऊपर से परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं, देते हुए हाय वे मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए जैसे हैं। सेकुलर और एंटी सेकुलर कहीं एक बिंदु पर मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। पूंजीवाद के समर्थक और विरोधी मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। आज की जो बुनियादी समस्या है जिसमें रचनाकार और आलोचक हम विरोधी हम दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, है नहीं। आगे चलते हुए कहते हैं, मार्क्स को कोट करते कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, कुछ भी पवित्र नहीं रह गया पूंजीवाद में। और बड़ी पुरानी एक वो है, उसने लिखा ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू एयर। जो कुछ भी ठोस है पूंजीवाद में भाप बन के उड़ जाएगा, कोई चीज रियल नहीं बचेगी। उस नाते उसने कहा था कि जो भी मनुष्य के जीवन पवित्र है, सुंदर है, इस पूंजीवाद ने उसकी सुंदरता नष्ट कर दी है, पवित्रता कलुषित की है। धर्म जैसी पवित्र चीज को भी बेचा खरीदा जाता है। यहाँ चाकू, खंजर, बम और जैसा गोएबल्स ने कहा था कि संस्कृत का नाम सुनते ही मेरा हाथ पिस्तौल पर चला जाता है। उसी तरह से मजहब का नाम कोई लेता है तो मेरे सामने बम और छुरे चमकने लगते हैं। आलोचना को जो सबसे बड़ा डर है वो किससे? मजहब से। और मार्क्स कह रहे हैं कि भैया आलोचना अगर शुरू होती है तो धर्म की आलोचना से शुरू होती है। यही बात एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म में उसमें द क्रिटिक, द स्टेट क्रिटिक में लिखी है, यही कोट किया है उन्होंने। वे क्रिश्चियन थे और पहले इस्लाम मिस्र के इस्लामी थे, वो क्रिश्चियन हो गए थे, एडवर्ड सईद। तो मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ी। उस पूरी किताब में कहीं भी इस्लाम पर एक कमेंट नहीं था। तुम दूसरों से तो कह रहे हो कि धर्म की आलोचना के बिना आलोचना हो नहीं सकती और खुद आलोचना नहीं कर पा रहे हो। मार्क्स ने तो काफी की, लेनिन ने भी काफी की, लेकिन भाई साहब कोई और कर रहा है। तो नामवर जी यहां आए हैं, ये बात नहीं कही है उन्होंने मार्क्स ने क्या कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मजहब के आगे भी आलोचना स्वीकार नहीं करते। मेरे सामने बम और छुरे उसी तरह से मजहब का नाम कोई लेता है तो मेरे सामने बम और छुरे चमकने लगते हैं, और यह पूंजीवादी सभ्यता ने किया है। मार्क्स ने तब लिखा था और इस नाते साहित्य और कला के दुश्मन है ये सब। कुछ एक दो अंश और बता रहा हूँ आपको। मुद्दत हो गई फिराक को कहे और ताजमहल पर साहिर को लिखे, क्योंकि साहिर ने लिखा था हमारी मोहब्बत का उड़ाया है मजाक एक शहंशाह ने। समय का लंबा सफर प्रगतिशील लेखकों ने तय कर लिया है, परंतु आज भी अच्छे खासे लोग धर्म, मजहब, वेद, कुरान आदि पर कुछ कहते हुए कांप जाते हैं। एक सलमान रश्दी का जो हश्र हुआ उसके बाद क्या मजाल कि कोई दूसरा लिखे। और ऐसे हालत में आप पूछते हैं कि आलोचक क्या करे, क्या लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब आप पूछते हैं कि भाई आलोचक क्या करे, क्या लिखे, क्या करेगा? गणर कटवाएगा, क्या करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि कवि कर्म के साथ आलोचना कर्म की भी कठिनाइयां वही हैं जो कवि कर्म की कठिनाइयां हैं, वही आलोचक की कठिनाइयां भी हैं, बल्कि आलोचक की ज्यादा है। कवि तो छिपा लेगा, आलोचक क्या छिपाएगा? तो खुला खेल है वो। तो आपकी जुबान निकली नहीं, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका जो कट्टरतावादी है वो एक्टिव हुआ नहीं, ये कह रहे हैं। मुश्किलें बढ़ी हैं। इन मुश्किलों में खास चीज है आज के ज़माने में, अब आए अपने प्रिय विषय पे,
उत्तराधुनिकता के बारे में बच्चन जी कह रहे थे कि वह निहिलिस्ट है, इसलिए उन्हें संदेह होता है। वह निहिलिस्ट है नहीं, है कि नहीं, इसे अलग छोड़िए, बताइए आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो संदेह के दायरे में नहीं है। पोस्ट मॉडर्निटी का एक कॉन्सेप्ट है डाउट। कोई चीज़ कमाल की नहीं है। क्रांति, मार्क्सवाद आखिरी नैरेटिव है, मेगा नैरेटिव है जो फेल हो चुका है। मॉडर्निटी की प्रोजेक्ट जो मार्क्सवादी प्रोजेक्ट थी वो फेल हो चुकी है। अब इसलिए ये पोस्ट मॉडर्न ज़माना है, उत्तर आधुनिक ज़माना है। तो कहते हैं, अब देखिए कितनी कुशलता है उनकी। वे कहते हैं, बच्चन जी कह रहे थे कि वो निहिलिस्ट है, यानी उत्तर आधुनिकता, इसलिए उन्हें संदेह होता है। वो निहिलिस्ट है कि नहीं, इसे अलग छोड़िए और बताइए कि आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो संदेह के दायरे में नहीं आ गई है। हर चीज़ पर शक होने लगा है, हर चीज़ को देखकर लगता है साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। आप जरा ल्यूसिडिटी, जो गद्य की, जो एक प्रोज की या जो वक्तृता की, जो एक सरल बिल्कुल नीचे तक जाने वाली है, जिस पर अचानक एक लाक्षणिकता पैदा हो जाती है कि भाई साकी ने कुछ मिला तो नहीं दिया है, मतलब हवा में ही तो कुछ नहीं घुल गया है उल्टा सीधा। एक बड़ी बात कह रहे हैं वो, और क्रिटिक भी चल रहा है उनका। अच्छी खासी दोस्त भी अब प्याला हमने जब प्याला हमारी तरफ बढ़ाती है शक होता। अच्छी खासी दोस्त भी जब प्याला हमारी तरफ बढ़ाती है शक कौनता है जहन में। जिनकी तरफ से कभी खोज खबर नहीं ली जाती और पैगाम है तो शक होने लगता है। शक, संदेह, प्रत्येक आइडियोलॉजी, मानधाता, पार्टी, संगठन, यानी सब कुछ में मिला हुआ है। अपने संगठन में भी बात कर रहे हैं वो यही कि वहाँ भी शक है आजकल। जिस सत्य को आंखों से देखते हैं उसे भी यह सच है क्या, कहीं फैंटेसी तो नहीं, मानना शुरू कर देते हैं। उत्तराधुनिकता जो संदेहवादी है इसी यथार्थ स्थिति को थ्योरी बनाकर पेश कर रहे हैं। यह हकीकत है। मैं ऐसा देख रहा हूं पर आप वैसा नहीं देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वैज्ञानिक, बस अभी कर रहा हूं तो खत्म, यह आखिरी है। मुश्किल हो गया है मगर मैं कहूंगा कि यही तो चुनौती है। उसके बाद में फिर वो मेरे ऊपर आ जाते हैं कि भाई ये काम पचौरी जी को करने दो। मेरा कहना यह है, ये इनका भाषण है सर 1995 का, बनारस का, बच्चन जी के सम्मान में भाषण था ये। तो मेरा कहना यह है कि नामवर जी का न होना हम सबके नुकसान की बात है। मैं बता नहीं सकता आपको कितनी व्यथा होती है कि जब किसी एक चीज पर उलझते हैं आप और चाहते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो थोड़ा हमें रास्ता बता दे। एक नहीं है, इसको हम कहेंगे एक ऐसा शून्य नामवर जी छोड़ गए हैं जिसे भर पाना कठिन है। इसीलिए मैंने कहा था अपनी भूमिका में नामवर के विमर्श में कि नामवर सिंह अंतिम आलोचक हैं हिंदी के, वैसा समग्र आलोचक नहीं है। रिव्यूअर हैं, दुनिया भर की और चीजें हैं। एक ने पूछा कि तब आप क्या हो, मैंने हम तो छोटे छोटे दुकानदार हैं भाई, हम डिस्कोर्स डेवलप करते हैं, आलोचना नहीं है। हम एक नैरेटिव करते हैं, उसमें डाल देते हैं चीजों को, अब बेटा ढूंढते रहो। आलोचना का जो मतलब परख का मामला था, वो परख का काम नामवर जी करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, राम बहादुर राय जी का धन्यवाद दूंगा, आप सबका धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं इस लायक तो नहीं था कि इतने बड़े आदमी पर बोलूं, लेकिन कोशिश करके मैंने सोचा कि कुछ अपबीती, कुछ जगबीती कहूँगा, कुछ टेक्स्ट बीती भी कहूँगा। तीनों बातें मैंने कह दी हैं। आपको पसंद आई हो बहुत अच्छा, न पसंद आई हो तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद आप। उन्होंने लिख करके, बोल करके बहुत बड़ा संसार रचा है। जीवन की शुरुआत उन्होंने कविता से की थी। कहते हैं कि सरस्वती के मंदिर में पहली बार जब मैं गया था तो पूजा के थाल में कविताएं ही लेकर के गया था मैं। और सरस्वती के मंदिर में भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सरस्वती का मंदिर इतना गंदा हो रहा था पुराने पूजा के भीड़ों से कि सरस्वती के मंदिर में पूजा की थाल की पुस्तकें मैंने थाल में रख दी थी, और उस समय से मैंने झाड़ू उठा लिया था जो है। तब से आजीवन भर जो है लिख करके, बोल करके उस सरस्वती के मंदिर की सफाई जो है वो जहाँ जहाँ भी थे वहाँ जाकर मैं करता रहा। आजीवन भर सरस्वती के मंदिर में सफाई करता रहा। और
बहुत सारी पुस्तकें मैंने जो हैं लिख करके बोल करके उन्होंने अपनी अपनी रचना संसार अपनी सचते के संसार को दिया। मैं इतना ज्ञान वृद्ध नहीं हूँ कि पिताजी की रचना के बारे में कुछ बोल सकूँ मैं जो हूँ, और न उस रचना संसार में देखो यात्रा किया है। सिर्फ मैं जो हूँ पिताजी अपने परिवार परिवेश और ज़िंदगी के मदरसे से थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है, और कुछ इन संकलनों को तैयार करते हुए कुछ ज्ञान के छींटे कभी कभार भी वो पड़ जाते थे जो है, उसके आधार पर मैं थोड़ा बहुत शब्द बोलूँगा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। 6 साल मैंने पिताजी के कुल 12 संकलन मैंने तैयार किए हैं। यह 12वां संकलन है। 11 संकलन एक अंग्रेजी में है, 11 संकलन हिंदी में है। जो अंग्रेजी का संस्करण साहित्य अकेडमी से प्रकाशित है। जो है इन संकलनों को तैयार करते समय कई बार हमारे मन में आया कि मैं जो हूँ पिताजी काश अगर होते तो मुझसे पूछ लेता कैसी कोई चीज़ें। पिताजी का 70% साहित्य जो है वो व्यास और गणेश जी की परंपरा में लिखा गया है। कहने में तो व्यास तो पिताजी अकेले थे, लेकिन गणेश उनके अनोख थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत जब लिखा गया था तो व्यास जी ने महाभारत की प्रशंसा, व्यास जी की प्रशंसा में एक ब्रह्मा ने एक श्लोक कहा था, अष्टौ श्लोक शस्त्राणी अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्यि सुख वेद्यि संजय न मानवा। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रह्मा जी ने ये व्यास जी ने जब गणेश जी से लिख बोल कर लिखवाया था, 8800 श्लोक ऐसे रह गए थे जिसका कि मतलब जो है वो गणेश जी नहीं जानते थे। सिर्फ उसका मतलब या तो व्यास जी जानते थे या उनके पुत्र सुखदेव जानते थे या संजय भी जानते कि नहीं, उनको शंका थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन संकलनों को तैयार करते समय कई बार मैंने देखा कि कई ऐसे स्थल आए जहाँ पर कि मैं कुछ चीज़ें नहीं मिली, छूट गई थी, जो मुझे साफ सुथरी मिली वो संकलित करके मैंने जो हूँ तैयार करके और साहित्य के संसार को मैंने दे दिया है। अब जो है बहुत ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर कि उनके सुधीश पचौरी जैसे विचार पुत्र मिलें या कोई और लोग मिलें सुखदेव के रूप में, जो है जो कि उनके ऐसी चीज़ों का व्याख्या करके बता सकें, उस रचना संसार को कुछ ऐसी चीज़ दे सकें जिससे कि साहित्य में और समृद्ध हो। जो है कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय सीमा बहुत कम है। जो है तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कोई ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं जो हूँ सिर्फ अंत में जैसा कि सुधीश पचौरी जी ने कहा, और वो पिताजी के जीवन काल में उनके बारे में इतना लिखा गया है, इतना बोला गया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी सिर्फ एक ही अंत में एक सेंटेंस कहूँगा, जालिम में थी एक बात और थी इसके सिवा भी। धन्यवाद। मित्रों, नामवर जी के साथ जैसे एक प्रकाशक के संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, नामवर जी के साथ ऐसी बहुत सी यादें हैं। उनके साथ एक लंबा समय हम लोगों ने उनको देखते हुए, सुनते हुए, उनसे कुछ अनुरोध करते हुए बिताया। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी सलाहें दी और अपनी पुस्तकों से भी हमें नवाजा। नामवर जी अद्भुत वक्ता थे, प्रखर विचारवान व्यक्तित्व थे। उनकी पुस्तक सबसे पहले हमने शायद 92 में दूसरा संस्करण किया था, जो पहला नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ था, पुरानी राजस्थानी PL तिस्से तोरी का किताब का अनुवाद था। उसके बाद कहना न होगा और फिर बात बात में बात बितावा आई। उसकी भूमिका में डॉक्टर साहब ने लिखा है कि बातें करना मुझे पसंद है, बातें ही तो करता रहा हूँ मैं, बात बात में बात, ये मेरी किताब है जो उनके संवादों का संकलन है। इसके बाद हमने मलयज की डायरी किताब छापी 4 खंडों में, जिसकी भूमिका और संपादन नामवर जी ने किया। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किताब चली जाती थी, ये सच है। तो हम मलयज जी के घर हम लोग गए तो उनकी पत्नी ने बक्स खोला जिसके अंदर उनकी सब सामग्री रखी हुई थी, तो उसमें एक पत्र बहुत अच्छा था प्रभाकर माजवे का। तो डॉक्टर साहब ने पत्र देखा
तो उनकी पत्नी कह रही थी कि छोड़ दीजिए, कॉपी करवा के भेजते हैं। बोले नहीं, ये तो अब देख के बता दूंगा मैं, मिल जाएगा, देख लेंगे। विजय जी के सौजन्य से हमने करीब 1 दर्जन पुस्तकें नामवर जी की छापी। शकुन तकिया या फिर संबोधन, आलोचना का लोकतंत्र, संबोधित किताब है। पन्नों पर कुछ दिन, नामवर जी की दृष्टि में मुक्तिबोध, पाश्चात्य आलोचक आलोचना, कहानी का लोकतंत्र, कविता की परंपरा, जो आधुनिक कविता की परंपरा। अभी राय साहब कह रहे थे कि इसका कुछ नाम गलत है, तो वो भी हम समझेंगे कि गलत क्यों है। असल में दाग साहब की किताबों का हम लोगों ने ये, क्योंकि उनके लेख, उनके भाषण, उनके वक्तव्य, उनके वो जो विश्वविद्यालयों में उनके अनेक, उनका संकलन कर रहे हैं, तो ये सही है कि डॉक्टर साहब ने लिखा कम, बोला ज़्यादा। जब हम लोग किताबों के जब विमोचन होते थे तो डॉक्टर साहब एक छोटी सी पर्ची लेके आते थे और उस पर सब उनके, और फिर वहीं किताब के बारे में कहते थे। तो उनके पास वो टिप्पणियाँ ज़रूर कही हैं जो उन्होंने। एक बार मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कबीर पर आप हमें एक किताब दे दीजिए, तो उन्होंने बहुत मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई, याद तो नहीं है, कि जब राम और सीता जा रहे थे तो लक्ष्मण उनके कदम से कुछ बचकर चल रहे थे कि अपने अग्रज के कदम पर निशान न पड़ें, कदम ना रखें। इसलिए बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो किताब दे चुके हैं, अब मैं इस पर कोई काम नहीं कर पाऊँगा। पचौरी साहब से मैंने कहा कि दूसरी परंपरा की खोज तो डॉक्टर साहब कर गए, आप क्यों न तीसरी परंपरा की खोज करें। तो हमने एक किताब भी तैयार की, तीसरी परंपरा की खोज, जिसमें जो शिष्य प्रखर उतने ही होते हैं जितने गुरु उसको श्रद्धा भाव से उसको शिक्षा देते हैं। तो डॉक्टर साहब की शिक्षाओं का उसमें आलोचक का पूरा धर्म निभाया गया है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था यार कि मार्क्सवाद तनी हुई डोर होती है मार्क्सवाद की, उसमें लचक नहीं होती। तो लेकिन डॉक्टर साहब का जो साहित्य है, आलोचना है, वह मार्क्सवादी होते हुए भी प्रगतिशील, और प्रगतिशील की ज़मीन पर समाज, लोकतंत्र, जनतंत्र, जनश्रुतियाँ, नामवर जी की आलोचना में पर्याप्त समावेश है। जिससे कि मैं अभी सोच रहा था कि जैसे वाल्मीकि रामायण बहुत लोकप्रिय नहीं है, रामचरितमानस लोकप्रिय है, उसका कारण यही है कि डॉक्टर साहब की आलोचना लोकप्रिय इसीलिए है कि उसमें सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष नहीं, आपको व्यवहारिक पक्ष भी मिलेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि एक पहरा मीराबाई पर, हमारी एक पुस्तक अभी ये जो पुस्तक है इसमें मीरा पर एक लेख है, मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मीरा को समझने के लिए सिर्फ उस भक्ति काल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1915 के बाद के अपने पत्रों, भाषणों और लेखों में मीरा का उल्लेख किया है। टैगोर की तरह गांधी में भी वह स्त्री छुपी हुई दिखती है। टैगोर भी मानते थे कि नारी की दुर्दशा को नारी ही समझ सकती है। किसी ने गांधी जी के बारे में लिखा था, बापू मेरी माँ हैं। गांधी जी अपने एक पत्र में कहते हैं कि शाही परिवार में जन्मी मीरा ने सामंती समाज के विरुद्ध विद्रोह किया। मीरा पहली सत्याग्रही थी। मीरा को समझने के लिए हम 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच नाभादास से लेकर नागरीदास तक और टैगोर से लेकर गांधी की परंपरा को समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ, मतलब जितना मैं जानता हूँ थोड़ा सा, कि वो डॉक्टर साहब की जो आलोचना पद्धति है वो इसीलिए विद्यार्थियों में, विद्वानों में, सब में लोकप्रिय है क्योंकि उसमें एक लचक है, उसमें एक स्पेस मिलता है। एक बार धर्मवीर भारती जी की जब मैं ग्रंथावली का विमोचन कर रहा था तो मैंने बहुत डरते हुए डॉक्टर साहब से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुला लें। तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत सम्मान के साथ उस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी और नामवर जी पहली बार एक बार मिले थे। तो ये एक अच्छा लोगों ने माना था सबने। खैर, डॉक्टर साहब की बातें बहुत सारी हैं। दरियागंज के पान का जिक्र आया तो डॉक्टर साहब दरियागंज में अरसे तक आते रहे। जब भी मैं उनके पास मिलने जाता था तो उनका यही होता था कि इतने बजे आ जाओ, वहाँ से पान लेते आना। एक दुकान है जो उनको बहुत प्रसिद्ध है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं मानता हूँ कि हिंदी आलोचना को नामवर सिंह जी ने समालोचना में बदला, और नामवर जी समालोचक थे। समालोचक मैं इस अर्थ में कहता हूँ कि वो सम्यक व्यवहार उनके व्यक्तित्व का केंद्रीय बिंदु था।
जिसमें वो जिन लोगों ने उनको देखा है, जो लोग उनके साथ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो आहार में भी सम्यक थे, थोड़ा खाते थे, व्यवहार में भी सम्यक थे, विचार में भी सम्यक थे और संवाद में भी सम्यक थे। ज्ञानी थे, गुणी थे और उनकी और उन पर, मैंने फिर से कहूँ इसको, उनकी और उन पर बहुत पुस्तकें हैं। विजय जी ने उन पुस्तकों में वृद्धि की है। समीक्षा जी यहाँ थी थोड़ी देर पहले तक। बात बात में बात का उन्होंने संपादन किया है और सचमुच बात बात में ऊंची बात समझा देने का सामर्थ्य मैं कहूँगा कि नामवर सिंह जी में थी। जिस पुस्तक का अभी लोकार्पण हुआ है उसको मैं पलट रहा था, तो उसमें अनुक्रम अगर आप देखेंगे और तो एक है 56 वर्षों की यादें, प्राण प्यारे की गुण गाथा। तो अरुण माहेश्वरी जी जिसका जिक्र कर रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि शीर्षक गलत है, मैंने ये कहा कि यही शीर्षक होना चाहिए था, 56 वर्षों की यादें, प्राण प्यारे की गुणगाथा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके हाथ में जब ये पुस्तक आएगी और आप पढ़ेंगे तो मुझसे सहमत होंगे कि इसमें त्रिलोचन शास्त्री से उनकी भेंट कैसे हुई और त्रिलोचन शास्त्री का कद उस समय कितना बड़ा था कि ये बल्कि उनसे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन वही त्रिलोचन शास्त्री जब 1947 में डॉक्टर नामवर सिंह बीए में पढ़ने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए और महेंद्रवी इलाज में उन्होंने कमरा लिया। उसी के बगल में त्रिलोचन शास्त्री रहते थे और शायद इंटर की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और पास में गंगा है तो ये लोग जाते थे। एक दिन त्रिलोचन शास्त्री ने उनसे कहा कि नामवर, तुमने गंगा पार किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहाता तो ज़रूर हूँ लेकिन गंगा पार नहीं किया है। तो त्रिलोचन शास्त्री ने कहा कि मैं तो बाढ़ के दिनों में भी गंगा मैंने पार की है। तो नामवर सिंह जी को लगा कि ये चुनौती दे रहे हैं और वो भी कूद पड़े। बीच में रेता न होता तो नामवर सिंह का क्या होता भगवान जाने। और फिर रेते के बाद उस तरफ रामनगर की तरफ जाना था, तो फिर नामवर सिंह राजपूत भी थे और उनको लगा कि ये तो त्रिलोचन शास्त्री ने चुनौती दी है तो पार करना ही चाहिए। उन्होंने लिखा है इसमें कि पार तो कर गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि त्रिलोचन शास्त्री की बात अब जिंदगी में कभी मत मानना। तो ये मुझे 2-3 संस्मरण याद है। शिवमंगल सिंह सुमन की मूर्ति का अनावरण था उन्नाव में। प्रभास जी, नामवर सिंह जी और मैं उनके साथ गया था। एक दिन सुबह सुबह नामवर सिंह जी ने, प्रभास जी आगे आगे चल रहे थे और हम धीरे धीरे चलते हैं, तो नामवर सिंह जी ने मुझे कहा कि प्रभास जी को आगे जाने दीजिए, हम लोग कुछ बात करेंगे। और बात करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रभास जी का ये कौन सा साल चल रहा है? तो मैंने कहा कि 72वां चल रहा है। तो कहने लगे कि ऐसा करिए कि प्रभास जी का 72 ही आप 75 की तरह मनाइए। अब देखिए, ये नामवर सिंह जी कह सकते थे और आप सब जानते हैं कि प्रभास जी 72 में चले गए, यानी जो उनका हमने 72वां मनाया वो 75 की तरह मनाया और धूमधाम से मनाया। नामवर सिंह जी उसमें आए, बल्कि एक उन दिनों नंदीग्राम का किस्सा चल रहा था, तो नंदीग्राम की पर एक पुस्तक का लोकार्पण करके प्रभास जी
और वो हैबिटेट सेंटर में था। वहाँ से आए, थोड़ा देर में आए, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि नामवर सिंह जी ने अगर मुझे वो सलाह न दी होती तो शायद हम प्रभास जी का 75वां न मना पाते। और मैं ये कहूँगा कि मैंने जो अनुभव किया है कि नामवर सिंह जी पंचायती निर्णय सुनाने से बचते थे और समन्वय, परस्परता, एक दूसरे के पूरक तत्वों को उभारना, ये उनका काम था। ये मेरी समझ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मार्क्सवाद की बड़ी चर्चा हुई। नामवर सिंह जी ने मार्क्सवाद का जो तत्व है वो आत्मसात किया था। और मार्क्सवाद का तत्व क्या है? मार्क्स की एक ही लाइन है जो मार्क्सवाद का तत्व है। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और तुमको खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। तो नामवर सिंह ने तुमको खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, जंजीरें तोड़ने का काम पूरी जिंदगी नामवर सिंह ने किया और यही उनका मार्क्सवाद था। जंजीरें चाहे मार्क्सवादियों की हो, चाहे जंजीरें दूसरे लोगों की हो, उनको किसी भी अवसर पर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि वो उन्होंने ये किया। और हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ता था वो उनका हो जाता था। अभी अभी प्रभास जी यानी जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभास जोशी जी की 2 पुस्तकें आई हैं। इनमें घंटी तो बजनी है पुस्तक में उनके लिखे हुए कई लेख हैं। एक लेख का शीर्षक है सुनता है धृतराष्ट्र ही क्या करे, और ये लेख रोचक है। संयोग से सुधीश पचौरी जी ने उस प्रसंग का उल्लेख भी किया। मुझे अंदाज नहीं था कि उसका उल्लेख करेंगे, लेकिन मैं ये किताब लेकर के आया हूँ और जिस लेख का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह नामवर निमित्त जो शुरुआत हुई उस पर जो साहित्यकारों ने बख्शक किया था, तो उसका जवाब दिया प्रभास जी ने अपने एक लेख में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 75वां समारोह हुआ जिसके बारे में सुधीश पचौरी जी ने सही बताया है और इसकी योजना वगैरह में भी आप थे, तो ये 2001 की बात है, यानी आज से 23 साल पहले की बात है। और नामवर के निमित्त 28 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित राजेंद्र प्रसाद भवन में पहला आयोजन हुआ था। मेरा ख्याल है कि मैं सही कह रहा हूँ। और वो दिन भर चला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन आए थे। पहले सत्र में कुंवर नारायण, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे, पंकज सिंह और पुरुषोत्तम अग्रवाल वक्ता थे। भीष्म साहिनी ने अध्यक्षता की थी। प्रभास जोशी ने प्रास्ताविक भाषण दिया था। उस सत्र में हिंदी समाज, दूसरी परंपरा विषय पर चर्चा थी। दूसरे सत्र में अध्यक्षता राजेंद्र यादव ने की और वक्ताओं में अशोक वाजपेयी, जीपी देशपांडे, निर्मला जैन, परमानंद श्रीवास्तव, मंगलेश डबराल और ललित कार्तिकेय थे, जिसका संचालन और धन्यवाद ज्ञापन सुधीश पचौरी ने किया। आखिरी सत्र शुभांशा का था, जिसकी अध्यक्षता रमाकांत रथ ने की थी। वक्ताओं में चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नेमीचंद्र जैन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, एवी वर्धन, सीताराम याचुरी थे और जिसका संचालन प्रभास जी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन केदारनाथ से ने किया। उस पर जो एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं प्रभास जी ने जो लिखा है
वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये लंबा है। लेकिन इस प्रभास जी के लिखे से ये बात साबित हो रही है, या ये निकल करके आ रही है, कि नामवर के निमित्त उन्होंने अचानक कोई उनको इल्हाम हो गया और उन्होंने नामवर के निमित्त का आयोजन नहीं किया। जैसा सुधीश पचौरी जी ने कहा और ठीक कहा, नामवर के निमित्त का उनको विचार जब भी आया, मेरा ऐसा ख्याल है कि जब नामवर सिंह एम्स में भर्ती थे, बनारस में अचानक बीमार हुए थे और हम लोगों को पता चला कि नामवर जी बेहद परेशान हैं, तो हम दोनों, प्रभास जी के साथ मैं भी गया था एम्स में, और मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रभास जी की और नामवर जी की वो पहली भेंट थी। उसके बाद उनका जो मिलना जुलना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि हिंदी जगत में कोई एक व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर हिंदी समाज की व्यथा कथा या भविष्य की हिंदी समाज की चेतना के बारे में बात की जा सकती है, तो वो नामवर सिंह है। और यही बात जब उसकी बहुत आलोचना हुई, दो लोगों ने मिल कर के की थी, तो उन्होंने ये लिखा है कि पिछले 80 वर्ष के किसी भी महाकवि या आलोचक को ले लीजिए, उसमें ये उन दोनों के नाम इन्होंने लिखे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें भयावह कमियां ये लोग निकाल देंगे। ये प्रभास जी का लिखते हैं। इसलिए जानते हुए भी कि विवाद होगा, हमने नामवर को निमित्त बनाया, क्योंकि आज के सभी साहित्य पुरुषों में वे सबसे व्यापक सरोकार वाले व्यक्ति हैं। और फिर वे लिखते हैं कि वे 75 के हो रहे हैं जीना, हम गए साल से सलाह मशविरा कर रहे हैं, साहित्यिक गैर साहित्यिक सभी लोगों से पूछा है और उनके उत्साहवर्धक समर्थन के बाद से ही इस साल मार्च में बाकायदा बैठक करके तय किया कि निमित्त दिल्ली से शुरू करके बनारस में पूरा करेंगे, और इस बीच 12 शहरों में किन किन मुद्दों पर विमर्श चलाएंगे, किन किन लोगों को बुलाएंगे, यह भी तय किया। साहित्य अकादमी का वह कमरा गवाह है। और बाकी बहुत सारा वर्णन है, मैं उसको पढ़ना और आपका समय लेना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। मैं केवल अंत में ये कहना चाहूँगा कि 2 साल बाद नामवर सिंह जी 100 साल के हो जाएंगे, और उनकी जन्म शताब्दी की हमको मिलजुल करके योजना बनानी चाहिए, जैसे नामवर निमित्त का आयोजन हुआ था। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।